मूवी की शुरुआत में हमें कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स दिखाई जाती हैं, जिसमें एक बच्चे के बारे में बताया गया था जो 9 साल की उम्र में ही अनाथ हो गया था। उसकी मदर दरअसल एक प्रोस्टिट्यूट थी और उनका किसी ने मर्डर कर दिया था। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिनका नाम डॉक्टर मैलिक था। वो अपने पेशेंट मैलकॉम की रिपोर्ट्स चेक कर रहे थे, जिसे 19 घंटे बाद फांसी होने वाली थी और इसका कारण ये था कि उसने 6 लोगों का मर्डर किया था। वहीं अब डॉक्टर मैलिक को मैलकॉम के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स दिखते हैं, जिसका मतलब ये था कि वे मर्डर्स मैलकॉम ने नहीं बल्कि उसके अंदर की एक पर्सनैलिटी ने किए थे। इसलिए डॉक्टर मैलिक जज को ये सारी बातें बताकर एक लेट नाइट हियरिंग अरेंज करवाते हैं ताकि वो मैलकॉम को इनोसेंट प्रूव कर सके। अब साथ में हम एक और स्टोरी देखते हैं जिसमें हम एक सुनसान रोड पर एक मोटेल को देखते हैं और उस एरिया में काफी तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से कार ड्राइवर्स को आसपास की चीजें देखने में काफी मुश्किल हो रही थी। अब हमें उस मोटेल के इनर साइड का सीन दिखाया जाता है। उस मोटेल का ओनर लैरी कुछ काम कर रहा था, तभी मोटेल का डोर ओपन होता है और वहाँ एक आदमी जॉर्ज योक अपनी इंजर्ड वाइफ एलिस योक को अपने साथ अंदर लेकर आता है, जिसका एक्सीडेंट हो गया था। अब हम एक्सीडेंट वाला सीन देखते हैं जिसमें एलिस के हस्बैंड अपनी कार का टायर चेंज कर रहे थे। उनकी कार का टायर दरअसल एक सैंडल की वजह से पंचर हो गया था और वो सैंडल पेरिस का था, जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। जिसके बाद हम वापस प्रेजेंट के सीन पर आते हैं जहाँ एलिस अपने बेटे टिमी के साथ मिरर के थ्रू कार के बाहर से खेल रही थी कि तभी उसका एक्सीडेंट एक कार से हो जाता है, जिसमें एड डकोटा और कैरोलाइन नाम की फेमस और अकड़ू एक्ट्रेस थी। एक्सीडेंट के बाद एड उन्हें जल्दी से मोटेल के पास उतारता है और खुद एम्बुलेंस या डॉक्टर का पता करने के लिए आसपास निकल जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे वहाँ पेरिस मिलती है जिसकी कार खराब हो गई थी, इसलिए वो एड से लिफ्ट मांगती है और उसे बताती है कि आगे रास्ता बंद है। मगर एड फिर भी कोशिश करता है वहाँ से कार निकालने की, लेकिन उसकी कार वहीं फंस जाती है, जिस वजह से उन्हें बाहर आना पड़ता है। बाहर आकर वो एक न्यूली मैरिड कपल से लिफ्ट मांगते हैं और उन्हें बताते हैं कि आगे रास्ता नहीं है, इसलिए उन्हें वापस उस मोटल के पास जाना चाहिए और बारिश के रुकने का वेट करना चाहिए। जिसके बाद अब विचारो यानी कि एड, पेरिस और वो कपल जिसमें से लड़के का नाम ल्यू और लड़की का नाम जिनी था, वो उस मोटेल के पास पहुंच जाते हैं और अपने लिए एक एक रूम ले लेते हैं। गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस मूवी में काफी सस्पेंस है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि तभी आप सभी चीजों को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, नहीं तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इस मूवी के कोइंसिडेंस भी काफी लाजवाब है। तो चलिए अब मूवी पर वापस आते हैं, जहां हम देखते हैं कि बारिश की वजह से उनके मोबाइल्स के नेटवर्क भी चले गए थे, जिसके कारण वे मदद के लिए किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पाते। फिर थोड़ी देर बाद वहां एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम रोड्स था। रोड्स को देखने के बाद एड उसे रेडियो पर मदद मांगने के लिए कहता है, लेकिन ज्यादा बारिश होने की वजह से अब रेडियो सिग्नल्स भी काम नहीं कर रहे थे। वहीं रोड्स के साथ हम एक क्रिमिनल को भी देखते हैं जिसे वो वॉशरूम में बंद करके एलिस को देखने जाता है। वहाँ एड एलिस की चोट पर स्टिचेस लगाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब तक इस मोटेल में 10 लोग इकट्ठा हो गए थे, जिनका नाम मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाती हूँ। एलिस, जॉर्ज, एड, पेरिस, जिनी और लू जो कि कपल थे, रोड्स, लैरी, कैरोलाइन और वो क्रिमिनल। मगर गाइस, यहाँ से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है और इन सब की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। वहीं अब सभी लोग अपने अपने रूम में थे, मगर कैरोलाइन मोबाइल नेटवर्क के चक्कर में मोटेल से काफी दूर चली गई थी। जहाँ हम देखते हैं कि कोई कैरोलाइन पर अटैक कर देता है और सीन वही कट हो जाता है। जिसके बाद हम एड को देखते हैं जिसे कैरोलाइन का सर एक वॉशिंग मशीन में मिलता है और उसके सर के पास उन्हें रूम नंबर 10 की की भी मिलती है। अब वे सभी सबसे पहले उस क्रिमिनल को देखने जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि कैरोलाइन को उस क्रिमिनल ने ही मारा है। मगर जब वे उसके पास पहुंचते हैं तो तब उन्हें वो कहीं नहीं दिखाई देता, यानी कि वो वहां से भाग गया था। यहाँ पर सभी लोग अब उस क्रिमिनल को ही किलर समझने लगते हैं, इसलिए एड, रोड्स और लैरी उसे ढूंढने जाते हैं। लैरी के बिहेवियर से हमें पता लगता है कि वो काफी ज्यादा डरपोक है, लेकिन एड फिर भी उसको अपने साथ ले गया था, क्योंकि वो पेरिस के साथ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ अब हम हियरिंग का सीन देखते हैं, जहां मैलकॉम का डिफेंस लॉयर मैलकॉम की बीमारी के बारे में सबको बताने के लिए डॉक्टर मैलिक को बुलाते हैं, जिसमें डॉक्टर मैलिक अलग अलग एग्जाम्पल से मैलकॉम की बीमारी के बारे में बताते हैं। मगर प्रोसिक्यूटर उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं और मैलकॉम को जल्द ही फांसी देने को बोलते हैं। जिसके बाद हम वापस से मोटेल का सीन देखते हैं, जहां पर सभी लोग एक साथ बैठे थे। वहीं रोड्स, एड और लैरी उस क्रिमिनल को ढूंढने गए थे। मोटेल में कैरोलाइन के मर्डर की वजह से जिनी काफी डर गई थी, इसलिए वो अपने रूम में जाने की जिद करके वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से ल्यू भी उसके पीछे जाता है। जिसके बाद अब उन दोनों के बीच काफी बहस होती है और इसके दौरान जिनी ल्यू को एक सच बता देती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। और गाइस, यहाँ पर हमें पता चलता है कि ल्यू ने जिनी से शादी
शादी इसलिए की थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। मगर अब सच्चाई जानने के बाद ल्यू को उस पर काफी गुस्सा आता है, जिसके कारण जिनी वॉशरूम में जाकर रोने लगी थी। वहीं ल्यू अब वॉशरूम के दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगता है, मगर थोड़ी ही देर बाद वहाँ अचानक शांति हो जाती है, जिसके कारण जिनी अब बाहर चेक करने आती है तो उसे वहाँ वो किलर दिखाई देता है, जो कि अब उस पर भी अटैक करने की कोशिश करता है। मगर जिनी जल्दी से वॉशरूम के अंदर चली जाती है और चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर बाकी के लोग वहाँ आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब वो किलर वहाँ से भाग गया था, लेकिन उसने ल्यू को जान से मार दिया था, जिसके कारण जिनी अब काफी सैड हो जाती है और रोने लगती है। वहीं ल्यू की बॉडी के पास अब उन्हें रूम नंबर 9 की की मिलती है, जिसे देखकर अब वे समझ गए थे कि वो किलर उन्हें एक एक करके मार रहा है, इसलिए अब उन्हें वहाँ पर और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। जिसके बाद हम उस क्रिमिनल को देखते हैं जो कि उस मोटेल से भाग गया था, मगर वो गोल गोल घूमकर वापस से उसी मोटेल में आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी कंफ्यूज हो गया था कि तभी इतने में उसे एड देख लेता है। फिर वे उसे पकड़कर बांध देते हैं और लैरी को उस पर नजर रखने के लिए कहते हैं, जिससे लैरी काफी डर जाता है। वहीं अब उन सब के जाने के बाद लैरी कैरोलाइन के रूम में आकर उसका पर्स चुरा लेता है, क्योंकि उसकी नजर कैरोलाइन के पर्स पर काफी देर से थी। इसी बीच हम एड और पेरिस को एक साथ देखते हैं, जहाँ वे दोनों बातें कर रहे थे, जिसके दौरान हमें पता चलता है कि एड और पेरिस का बर्थडे दरअसल एक ही महीने में आता है। तभी एड वहाँ लैरी को देख लेता है, जो कि दरअसल कैरोलाइन के रूम से पैसे चुरा कर आ रहा था, मगर ये बात एड को नहीं पता होती। जिसके बाद वो लैरी से कहता है कि हमने तुम्हें उस क्रिमिनल पर नजर रखने की ड्यूटी दी थी, तो तुम उस पर नजर रखने की बजाय यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर लैरी अब उसे हिचकिचाते हुए कहता है कि वो बाहर कुछ लेने गया था, कि तभी वहाँ पर रोड्स चिल्लाते हुए आता है और उन्हें बताता है कि उसके क्रिमिनल को भी किसी ने मार दिया है, और क्योंकि उस क्रिमिनल के मुंह में किसी ने लैरी का बेसबॉल बैट डाल दिया था, इसलिए अब उनका शक लैरी पर जाता है। वहीं रोड्स को अब उस क्रिमिनल के पास लैरी के रूम की की भी मिलती है, जो कि रूम नंबर 8 था, जिस पर लैरी उन्हें कहता है कि वो की उसके रूम की नहीं है, बल्कि उसके रूम की तो उसके पास है। और बस ये कहने के बाद वो उन्हें वो की दिखाने लगता है, जिसके दौरान उससे कैरोलाइन का पर्स गिर जाता है, जिसे देखकर अब उनका शक यकीन में बदलने लगता है कि तभी लैरी अपने आप को बचाने के लिए पेरिस के गले पर चाकू रख देता है और खुद को वहाँ से जाने देने के लिए कहता है। वहीं अब इसी हाथापाई के दौरान लैरी फ्रिज से टकरा जाता है और उसके टकराते ही अब फ्रिज में से एक डेड बॉडी निकलती है, जिसे देखकर अब वे सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन है। जिस पर लैरी अब फाइनली उन्हें सच बताता है कि वो इस मोटेल का मालिक नहीं है, बल्कि इस मोटेल का मालिक वो है जिसकी डेड बॉडी उस फ्रिज में मौजूद है। मगर लैरी ने उसे नहीं मारा। जब लैरी यहाँ आया था तो वो उसे ऐसे ही मिला था, इसलिए लैरी ने उसे फ्रिज में बंद कर दिया और खुद मोटेल चलाने लगा, ये सोचकर कि अगर कभी कोई उस आदमी को ढूंढता हुआ आएगा तो वो उसे मोटेल और उस मोटेल के मालिक की डेड बॉडी देकर चला जाएगा। वहाँ काफी गेस्ट आए, लेकिन कोई भी उस मोटेल के मालिक के बारे में पूछने नहीं आया। ये सब कहने के बावजूद कोई भी लैरी की बातों पर यकीन नहीं करता, इसलिए वो उसे बांध देते हैं। बाहर जाकर सभी एक साथ बैठते हैं, जहाँ जिनी बताती है कि उसे ये सब किसी भूत प्रेत का काम लगता है, मगर बाकी लोग इस बात को मानने से मना कर देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हियरिंग वाला सीन देखते हैं, जहाँ डॉक्टर मैलिक मैलकॉम की डायरी जज को दिखाता है, जिसमें हम देखते हैं कि मैलकॉम ने कई अलग अलग तरह की हैंडराइटिंग में लिख रखा था। फिर डॉक्टर मैलिक वहाँ मैलकॉम को बुलाते हैं और उसे कुछ सवाल करने लगते हैं और इसी तरह कोर्ट की हियरिंग चलती रहती है। वहीं दूसरी तरफ हम लैरी को देखते हैं, जिसने कि अब अपने आप को किसी तरह से खोल लिया था और अपने आप को खोलने के बाद वो वहाँ से ट्रक लेकर भागने लगता है, जिसके दौरान टिमी जो कि एलिस का बेटा था उसे बचाने के चक्कर में जॉर्ज उस ट्रक से टकरा जाता है, जिसके कारण अब उसकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। फिर सीन एलिस के रूम की तरफ शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि एलिस की भी अब डेथ हो चुकी है और उसके पास उन्हें रूम नंबर 6 की मिलती है, जिसे देखकर अब ये सब कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि उस क्रिमिनल के पास उन्हें 8 नंबर की मिली थी, तो उस हिसाब से एलिस के पास उन्हें 7 नंबर की मिलनी चाहिए। इसलिए वे सब अब जॉर्ज की डेड बॉडी को चेक करते हैं, जिसके दौरान उन्हें वहाँ 7 नंबर की मिल जाती है। मगर ये चीज उन्हें काफी डरा देती है, क्योंकि जॉर्ज का तो एक्सीडेंट हुआ था, वो भी उनके सामने, तो ये मर्डर कैसे हो सकता है। जिस पर जिनी फिर से उन्हें कहती है कि उसे ये सब किसी भूत प्रेत का काम लगता है, लेकिन सभी उसकी ये बात मानने से इनकार कर देते हैं। वहीं अब एड जिनी और टिमी को जल्दी से गाड़ी लेकर वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वे जैसे ही कार स्टार्ट करते हैं कि तभी वहाँ एक धमाका होता है और वे दोनों भी उसी में मारे जाते हैं। ये देखकर बाकी लोग अब और भी ज्यादा डर गए थे। वहीं रोड्स अब एड को किलर समझने लगता है, क्योंकि उसी ने ही जिनी और टिमी को गाड़ी में जाने के लिए कहा था।
जिसके बाद वे सभी थोड़े शांत होते हैं और गाड़ी की तरफ जाते हैं, जहाँ उन्हें सिर्फ नंबर 5 की ही मिलती है, यानी उन्हें टिमी और जिनी की डेड बॉडी वहाँ नहीं मिलती, जिसे देखकर वे सब काफी हैरान हो जाते हैं और बाकी लोगों की डेड बॉडीज को चेक करने के लिए अंदर मोटेल में जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिलती, यानी कि उस क्रिमिनल एलिस, जॉर्ज और बाकी सबकी डेड बॉडी अब गायब हो चुकी थी। मगर अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था और वे काफी डरे हुए थे और उसी डर से पेरिस बोल पड़ती है कि प्लीज मुझे मत मारो, अगले हफ्ते 10 तारीख को मेरा बर्थडे है, मुझे अपने बर्थडे पर ऑरेंज की फील्ड में जाना है। गाइस, यहाँ पर हमारे सामने एक और कोइंसिडेंस आता है और वो कोइंसिडेंस ये था कि वहाँ बैठे सभी लोगों का बर्थडे भी 10th मई को ही आता था, जो कि उन्हें काफी अजीब लगता है। जिसके बाद एड सबके नामों पर ध्यान देता है, जिस पर अब उसे ये पता चलता है कि उन सभी के नाम किसी न किसी सिटी के नाम से मिलते जुलते हैं, जैसे कि एड डकोटा, लैरिंग वॉशिंगटन, जॉर्ज और एलिस योक। और ये जानने के बाद अब ये पहेली और भी ज्यादा उलझ गई थी कि तभी एड को एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज डॉक्टर मलिक की थी। जिसके बाद हम एड को मैल्कोम के शरीर में देखते हैं, जो कि अब वहाँ किसी को भी नहीं पहचान पाता, यहाँ तक कि वो मिरर में देखकर अपने आप को भी नहीं पहचान पाता, जिससे जज समझ जाते हैं कि मैल्कोम को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि अभी तक हम 2 स्टोरीज देखते हुए आ रहे थे, जिनमें से एक मैल्कोम की थी और दूसरी मोटेल की थी। अब मैल्कोम वाली स्टोरी तो रियल वर्ल्ड की है, मगर मोटेल वाली स्टोरी रियल वर्ल्ड की नहीं है, बल्कि वो स्टोरी मैल्कोम के दिमाग के अंदर चल रही थी और जितने भी कैरेक्टर हमने मोटेल में देखे थे वो सब मैल्कोम की डिफरेंट पर्सनैलिटी थी। अब डॉक्टर मलिक एड को यही चीज समझाते हैं और उसे बोलते हैं कि उसको मैल्कोम के दिमाग में से उस किलर पर्सनैलिटी को मारना होगा जिसने मोटेल में सभी लोगों को मारा था, क्योंकि डॉक्टर मलिक को लगता था कि मैल्कोम की उसी पर्सनैलिटी ने ही रियल लाइफ में वे सभी मर्डर किए होंगे। अब हम मोटेल के सीन को देखते हैं, जहाँ पर पेरिस को अब रोड्स की असलियत पता चल जाती है कि वो भी एक क्रिमिनल ही है। उसने तो सिर्फ पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी है, इसका मतलब असली किलर रोड्स ही था। अब रोड्स को भी इस बात का पता चल जाता है, इसलिए वो लैरी को मारकर पेरिस को मारने जाता है, लेकिन तभी एड वहाँ आ जाता है और वो एक दूसरे को ही गोली मार देते हैं, जिसके कारण अब उन दोनों की डेथ हो गई थी। साथ ही साथ इससे मैल्कोम के अंदर की बुरी पर्सनैलिटी भी मर जाती है। आखिर में वहाँ सिर्फ पेरिस ही बचती है, जो कि मैल्कोम की सभी पर्सनैलिटीज में से सबसे अच्छी थी। जिसके बाद हियरिंग की एंड में मैल्कोम को छोड़ दिया जाता है और उसका इलाज करवाने के लिए उसे डॉक्टर मलिक के इंस्टीट्यूट भेज दिया जाता है। वहीं अगले सीन में हम पेरिस को ऑरेंज की फील्ड में देखते हैं, जहाँ उसे खुदाई करते वक्त फर्स्ट नंबर की मिलती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है कि तभी टिमी वहाँ आकर उसे मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग से सारे मर्डर्स टिमी ने ही किए थे, ये सभी उसी का ही प्लान था। वहीं पेरिस को मारने के बाद टिमी की पर्सनैलिटी मैल्कोम की बॉडी को कंट्रोल कर लेती है, जिसके कारण अब वो उस डॉक्टर का गला दबाने लगता है और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। गाइस, यहाँ पर मैं आपको मैल्कोम की लाइफ के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ, जिससे कि आप मूवी को अच्छे से रिलेट कर पाए। दरअसल मैल्कोम ने बचपन से ही काफी कुछ झेला था, उसकी मदर की डेथ भी काफी जल्दी हो गई थी और मैल्कोम को कोई भी प्यार करने वाला नहीं था, जिस वजह से मैल्कोम के अंदर ही कुछ पर्सनैलिटीज अपने आप क्रिएट हो गई। मैल्कोम जहाँ जाता वहाँ के लोगों को देखता, उनकी आदतें सीखता और एक पर्सनैलिटी को क्रिएट कर लेता, इसलिए उसकी पर्सनैलिटीज के नाम भी प्लेसेस के नाम पर थे और उनका बर्थडे भी सेम ही दिन था। वहीं टिमी की पर्सनैलिटी भी उनमें से एक थी और वो मैल्कोम से काफी रिलेट करती थी। जैसे मैल्कोम 9 साल की उम्र में अनाथ हो गया था, उसी तरह टिमी भी अब 9 साल की ही उम्र में अनाथ हो गया। साथ ही टिमी के पिता भी उसे छोड़कर चले गए थे और जॉर्ज उसके स्टेप फादर थे। उसी तरह मैल्कोम की मदर एक प्रोस्टिट्यूट थी और मैल्कोम को अपने बायोलॉजिकल फादर के बारे में भी नहीं पता था। लोगों ने जितना भी परेशान मैल्कोम को किया था, टिमी उसी का ही रूप था जो लोगों से उस चीज का बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने पहले मैल्कोम से 6 लोगों का मर्डर करवाया, फिर मैल्कोम की सारी पर्सनैलिटीज को उसके दिमाग में एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें एक एक करके मार दिया, ताकि मैल्कोम की बॉडी पर वो अकेला कंट्रोल कर सके। आई होप आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।